कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि इतना जो टेक्नोलॉजी हम जो भांजते हैं, पूरी दुनिया सो कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल कुछ भी कर सकते हैं हम। कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जिससे टेक्नोलॉजी से भी भरोसा उठ जाता है। उत्तरकाशी टनल कोलैप्स ये उन घटनाओं में से एक है। इसमें 41 वर्कर्स फंसे हुए थे और 17 दिन लग गए इनको निकालने में, जो कि थाईलैंड में आज तक का सबसे हाईएस्ट टनल रेस्क्यू था। 17 दिनों का उसी के लेवल का रेस्क्यू। सबसे अच्छी बात ये है कि ये उत्तरकाशी टनल कोलैप्स का जो केस है, इसका एंडिंग सही हुआ। 41 के 41 लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग था। 4.5 किलोमीटर का टनल है ये। इसमें ऑफ कोर्स गलती किसी की नहीं है, ये तो नेचर का प्रकोप है। कोई मशीन अमेरिका से आए या रूस से आए, कोई खास काम नहीं आया वन गो में इसको खत्म करने के लिए। आखिरकार मैनुअल ड्रिलिंग काम आई। 5-5 मीटर पहाड़ों को काटने में पूरा का पूरा दिन लग जा रहा है। ऑफ कोर्स यही है वर्ल्ड एवरेज, एक दिन में उतना ही पहाड़ कट पाता है, क्योंकि पहाड़ बहुत मजबूत होते हैं। अब ये हो क्यों रहा है, इसको चलो व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं, एक कैजुअल डायग्राम से। सिंपल डायग्राम होगा, लेकिन आप पूरी कहानी समझ जाओगे कि कैसे क्या हुआ है। चलिए देखते हैं। पहले इस डायग्राम को देखो। ये है वो टनल जो कि बन रहा था उत्तराखंड के सिल्क्योर से लेके बरकोट तक। इमेजिन करो ये है वो टनल, और इस टनल की जो लेंथ थी वो थी 4.5 किलोमीटर। अब ये है पूरा पहाड़ी इलाका। जब भी कोई टनल की कंस्ट्रक्शन होती है तो वो दोनों साइड से होती है, इधर से भी और इधर से भी। तो क्या है कि इस टनल का ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट हो चुका था। मतलब टनल का इतना भाग कंप्लीट था इस साइड से और इतना भाग कंप्लीट था इस साइड से, यानी सिर्फ ये भाग खाली था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतना भाग नहीं बना था, ये पहाड़ से भरा हुआ था। सिर्फ 500 मीटर का इतना एरिया ही बाकी था। तो क्या है कि वर्कर्स काम करके यहाँ से निकल रहे थे रात के समय, दीपावली के दिन। कुछ वर्कर्स बाहर चले गए थे, लेकिन कुछ वर्कर्स अभी भी अंदर थे, वो बाहर आने वाले थे। तभी अचानक से क्या हुआ कि पहाड़ के ऊपर से चट्टानें टूटने लगी और यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गई इस जगह पर। और इसका विड्थ था करीब 60 मीटर। ये सिर्फ 60 मीटर का एक ब्लॉकेज आ गया। अब इधर से तो टनल बना नहीं है, भले ही ये एरिया कंप्लीट है, लेकिन 500 मीटर का ये एरिया कंप्लीट नहीं है, यानी यहाँ भी चट्टान और इधर भी चट्टान। तो यहाँ पर 41 वर्कर्स ट्रैप्ड हो गए इस जगह पर। अब मेन मुश्किल ये है कि ये 60 मीटर का जो चौड़ा मलबा वाला एरिया है, इसी को हटाने में इतनी तकलीफ हो रही थी कि कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है, यहाँ से कुछ भी क्लीन करो, हटाओ, ऊपर से प्रेशर से पहाड़ का मलबा आकर जमा हो जा रहा था। प्रेशर के चलते पहाड़ है क्योंकि, तो यहाँ पर और मलबा तुरंत आकर जमा हो जा रहा है। फूड पाइप जो आप यहाँ देख रहे हो, ये इसके अंदर किसी भी तरह शार्पली पुट इन कर लिया गया ताकि यहाँ से खाना वर्कर्स को प्रोवाइड हो पाए। और उन्हें जहां तक बाहर निकालने की बात है तो उसके लिए एक मोटा पाइप इस जगह पर इंसर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ये घुसता था ऊपर से और मलबा नीचे आकर इस जगह को फिल कर देता था। यानी ये आधा घुस चुका था, लेकिन इसके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। चाहे वो अमेरिका का मशीन हो या कहीं और का, कोई भी वन गो में काम नहीं आया। अब ये जब इधर घुसने में मुश्किल हो रहा है तो आखिरकार बहुत सारे वर्कर्स इसी पाइप के अंदर जाके मैनुअली थोड़ा थोड़ा पहाड़ को तोड़कर 5-5 मीटर आगे बढ़कर फाइनली वर्कर्स तक पहुंच गए और उनको निकाल लिया गया। और इन्हें ही रैट माइनर्स कहते हैं। तो पहला प्लान ये था, और खाली तो बैठा जा नहीं सकता था, तो प्लान बी भी था वर्टिकल ड्रिलिंग का, यानी ऊपर से ड्रिलिंग करके वर्कर्स को निकाला जाएगा, ऐसा प्लान था। लेकिन 5 मीटर खोदने में ही पूरा दिन लग जा रहा था, इसलिए इसको स्टॉप कर दिया गया। पहाड़ के ऊपर से जब खुदाई हो रही है तो मशीन से भी 5-10 मीटर खुदाई ही पूरा दिन ले रही है, और ये स्ट्रेच करीब 50 से 100 मीटर का है। जहां तक फूड की बात है तो वो यहाँ से फूड पाइप से सेंड किया जा रहा था। आपके मन में अब ये सवाल आएगा कि पाइप ये तो जा नहीं रहा है मोटा वाला, ये फूड पाइप कैसे चला गया?
तो इसका कारण ये है कि ये फूड पाइप बहुत पतला था, सिर्फ 6 इंच का। ये इंसर्ट हो गया, लेकिन इसके अंदर घुसकर वो वर्कर्स वापस नहीं आ सकते। जिसके अंदर घुसकर वापस आ सकते हैं उसकी चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। इसी को ड्रिल करा के वर्कर्स को निकाला गया। अब क्या है कि जब टनल कंस्ट्रक्ट होता है तो अंदर बिजली वगैरह सब रहती है। टनल के अंदर बिजली थी, लाइट थी, वाटर था, फ्रेश फूड को भी फूड पाइप से सेंड किया जा रहा था। लेकिन बात यहाँ पर उनकी कॉन्फिडेंस की आती है। जो 16-17 दिन तक अंदर फंसे रहेगा उसका मेंटल हालत क्या होगा। आपको पता है वर्ल्ड वॉर में जो सोल्जर्स लड़े थे, वर्ल्ड वॉर 2 में, उसमें जो सोल्जर्स लड़े थे और वो जब बूढ़े हो गए थे तब उनको उनके जवानी के टाइम पे जब वो लड़ रहे थे, एकदम स्ट्रांग थे, तब का हैट दिखाया जाता था कि ये देखो यही टोपी पहन के आप लड़ते थे ना उस टाइम। तो हैट देख के वो कांपने लगते थे, पता है, क्योंकि उनको ट्रॉमा होता था। वो सब दिन याद आने लगते थे कि कितना भयंकर जंग था उस टाइम। तो चाहे कोई कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो, ऐसे स्थिति में हम इमेजिन नहीं कर सकते उनके डर को। बहुत सारे ऑडियंस के मन में ये आएगा कि पहाड़ काट के इतने बड़े बड़े रास्ते बनाए हैं गवर्नमेंट ने, तो 50 मीटर 60 मीटर पहाड़ क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसका आंसर ये है भाई कि वो जो रोड्स होते हैं वो सालों से बन रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डेली, बहुत मुश्किल है। तो ये था उत्तरकाशी टनल कोलैप्स के बारे में, एक हाई डिमांड टॉपिक जो कि आप लोग जानना चाहते थे। अब जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 6, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसे शोज के बारे में आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो लोग एक्चुअली में इंश्योरेंस लेके रखते हैं। अब जितने कॉन्टेस्टेंट्स आते हैं उसमें से जो बड़ा प्राइज है, यानी 1 करोड़ 2 करोड़ 7 करोड़, ऐसा प्राइज कितने लोग जीतते हैं पूरे सीजन में? 1 2 3 लोग। और इतना बड़ा अमाउंट जीतने का चांस बहुत कम ही होता है। तो एक्चुअली में विश्व भर में देखा गया है ये जो 100 कंपनीज होती है ये अपने जेब से पे नहीं करती, बल्कि इसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम देती है इंश्योरेंस कंपनी को। और अगर 7 करोड़ कोई जीत जाता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी रोने लगती है, क्योंकि उनका लॉस है। यहाँ पर और एक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनीज भी कभी कभी इंश्योरेंस लेती है उनके पास जो क्लेम्स आएंगे उनके लिए, और इसको री इंश्योरेंस कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, डॉक्टर बैरी जे मार्शल, ये एक बहुत ही यूनिक डॉक्टर थे। इन्होंने ये सजेस्ट किया था पूरी दुनिया को कि जो स्टोमक में अल्सर होता है, पेट का अल्सर, वो एच पाइलोरी नामक एक बैक्टीरिया के चलते होता है। लेकिन उनकी बात कोई मान नहीं रहा था। और कोई भी वायरस कैसे प्रभाव करता है किसी के बॉडी पे, ये डायरेक्टली किसी ह्यूमन पे ट्राई करना टेस्ट पे, ये उस समय अलाउड नहीं था। 1970s के वक्त उन्होंने एक ऐसा काम किया जो इतिहास में किसी ने नहीं किया था। उन्होंने वो बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। कुछ ही दिनों में उनको अल्सर हो गया पेट में। उन्होंने अपने ही एंटीबायोटिक से उस अल्सर को ठीक किया, और लास्ट में इसी कारनामे के चलते उनको नोबेल प्राइज भी मिला, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्तर का प्राइज है, नोबेल प्राइज। उनकी बात कोई नहीं मान रहा था और टेस्ट करना इलीगल था, तो उन्होंने खुद ही अपने अंदर डाल दिया। फैक्ट नंबर 4, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, आप ये नोटिस करना। मान लो कोई कार पार्किंग कर रहा है, पैरेलल पार्किंग कर रहा है मान लो, और बहुत तेज गाना बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, तो क्या वो पैरेलल पार्किंग कर पाएगा? गाड़ी को ठीक से पार्क कर पाएगा आगे पीछे कर करके? या फिर जब आप किसी नए जगह पे गए हो और आप एड्रेस खोज रहे हो कि यहाँ जाना है कहीं पे, और उस टाइम बहुत शोर शराबा हो, तो आपको अनकंफर्टेबल लगता है। तो अभी तक जितना रिसर्च हुआ है इस पे, उस पे एक स्टेटमेंट पता चला जो मैं आपको बता रहा हूं कि लाउड नॉइजेज कैन इंटरफियर विद द विजुअल प्रोसेसिंग। यानी ज्यादा साउंड जब होता है, तो जब आप किसी चीज को देखते हो तो जो डेटा आपके आंखों को मिलता है, उस डेटा के मिलने में भी इंटरफियरेंस आने लगती है लाउड नॉइज के चलते। तो इंसानी दिमाग का जो विजुअल प्रोसेसिंग है, आईज का नॉइज पॉल्यूशन, इसको भी बहुत इफेक्ट करता है। ये जो साइंटिफिक स्टडी हुई है, इसका एक्चुअल गवर्नमेंट आर्टिकल आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। और यही कारण है कि साइलेंस में पढ़ने में ही चीजों को हम अच्छे से समझ पाते हैं। और आप ये नोटिस करना कि एग्जाम के ठीक पहले रात की जब शांति होती है, तब आप थोड़ा रिवीजन करते हो तो वो ज्यादा माइंड में घुसता है एज कम्पेयर टू दिन का चा पै 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 हला सब अपना अपना एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो इस फैक्ट का समरी ये है कि साइलेंस हेल्प्स यू ग्रो। साइलेंस दिमाग को और ज्यादा प्रोसेसिंग एफिशिएंट बनाता है, जल्दी समझ आता है सब कुछ।
फैक्ट नंबर 3, मासाबुमी होनोसो। आपने इनका नाम सुना है? टाइटैनिक जब डूबा था उसमें जितने भी जापानीज लोग थे ना, जापान के लोग, उसमें से सिर्फ यही थे जो कि बचे थे। सारे जापानीज बाकी लोग मर गए थे। ये लाइफ बोट में आ गए थे। और अब ये बताओ, जब कोई सर्वाइवर आएगा शिप से, अपने होम कंट्री में रिटर्न करेगा यानी जापान में, तो लोग उसका अच्छे से स्वागत करते हैं, उसको देते हैं कंबल ताकि वाह तुम बच गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इतिहास में ये जाने जाते हैं, पता है किस लिए? बेइज्जती के लिए। बेइज्जती के लिए। और ये जिंदगी भर बेइज्जती सुनते रहे। लोग इनको इसलिए इतना कोस रहे थे कि तुमको भी मर जाना चाहिए था। लोग पता है क्या बोल रहे थे कि लाइफ बोट जिसमें बच्चे और औरतों का जाना चाहिए, उसमें तुम जाके बैठ गए पगला जैसा। तुमको देना चाहिए था उन लोगों को, तब तुम हीरो कहलाते। तुम अपने बैठ के आ गए। उसका जो नौकरी था, उसके कंपनी वालों ने भी इसी बात के लिए उसको निकाल दिया, क्योंकि कोई भी उसका इज्जत नहीं कर रहा था। कोई भी नहीं कर रहा था। और थ्रू आउट उनके लाइफ के पूरे एंड तक उनको ताना सुनते हुए रहना पड़ा लोगों से कि तुम क्यों बच गया, तुम लाइफ बोट बच्चों को क्यों नहीं दिया, खुद डरपोक की तरह बैठ के आ गया। ऐसा लोगों का रिएक्शन था। ये रिएक्शन सही है कि नहीं, आप बताओ तो मेरे को। फैक्ट नंबर 2, आपको पता ही होगा कि उम्र कैद की सजा होती है किसी भी क्राइम में। और दूसरा, लास्ट लेवल पे, सबसे लास्ट लेवल पे जो सजा किसी को मिल सकती है वो है डेथ पेनल्टी, यानी उनको टांग दिया जाएगा, ऐसा पेनल्टी। तो जो व्यक्ति उसको फांसी लगाता है, आपको नहीं लगता होगा कि उसके मन में कहीं ना कहीं गिल्ट होगा कि मैं ऐसा जॉब कर रहा हूं जिसमें लोगों को फांसी लगाना है? यानी कोर्ट जब ऑर्डर दे देता है, फिर जब उसको फांसी लगता है जिस दिन, तो वहां जो लोग होते हैं वो तो डेली मृत्यु को देखते होंगे, जिनको सजा मिलता होगा उनको। ऐसा डेली नहीं मिलता है डेथ पेनल्टी, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे देखते रहते हैं। तो उनके अंदर गिल्ट होता है कि इसका फांसी वाला मैं ही किया, तब जाके वो गिरा मरा। अंदर दुख होता है उसको। तो जापान में ना एक यूनिक सिस्टम है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि वहां पे जो एग्जीक्यूट करता है फांसी को, जो वहां का जेल का एम्प्लॉय, वो एक नहीं होता है। 3 एम्प्लॉय को 3 to 1 कहा जाता है और एक साथ वो बटन को प्रेस करते हैं। अब 3 एम्प्लॉयज ने फांसी वाला बटन दबाया, तो किसके बटन से वो फांसी हुआ है ये तीनों में से किसी को भी नहीं पता होता है। पहले को लगता है कि उसका वाला होगा, दूसरे को लगता है इसका वाला होगा। तो रियल बटन कौन सा है, ये गिल्ट किसी एक आदमी को नहीं हो कि इसको साला मैं फांसी दिया हूं, इसका आत्मा मेरे को कोसते रहेगा। उसके लिए 3 लोग साइमल्टेनियसली प्रेस करते हैं बटन को। ये जो बटन्स आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वही बटन्स है। फैक्ट नंबर 1, ये फैक्ट आपके लाइफ में बहुत काम की है। आपको पता है, सर्वेज में ये पता चला है कि जितने लोग लॉटरी जीतते हैं, मानो आज आपका लॉटरी लग गया 10 करोड़ का, तो क्या लगता है आपके पास कितने दिन वो पैसे रहेंगे? आपको लगेगा कि 10 करोड़ मेरे पास होगा तो फिर मैं उसको बैंक में रह के इंटरेस्ट पे पूरा जिंदगी स्पेंड करूंगा मस्ती से। लेकिन यकीन मानो, जब तक आपका माइंड बहुत स्ट्रांग नहीं है तब तक ऐसा नहीं होगा। आपका माइंड आपको कंपेल करेगा, फोर्स करेगा कि आपने 100 रुपए के टिकट पे 10 करोड़ जीत लिया, तो फिर तो आपको और टिकट्स खरीदने चाहिए। तो टिकट्स खरीदने का एक ऑब्सेशन हो जाएगा और आप उसमें सारा पैसा झोंक दोगे। अब आप ये सुन के कहोगे यार ऐसा थोड़ी होगा, मेरे को 10 करोड़ मिल जाए तो फिर तो मैं जिंदगी भर ऐश करूंगा। नहीं होगा भाई, उसके लिए मॉन्क लेवल का माइंड होना होगा। सर्वेज में ये पता चला है कि 70 से 72% लोग जो लॉटरी जीतते हैं, आधा से ज्यादा लोग वापस फिर से ब्रोक हो जाते हैं, वापस फिर से गरीब हो जाते हैं। केबीसी में एक इंसान है जो कि 7 करोड़ जीता था, उसका 7 का 7 करोड़ डूब गया। इसलिए लाइफ में सेटअप करना है तो स्किल्स को सेटअप करो ताकि लाइफ टाइम आपको वो इनकम देते रहे, या फिर किसी बिजनेस को सेटअप करो ताकि आपके पुश्ते बैठ के खाए। ये सब चीजें लॉन्ग लास्टिंग होती है, एजुकेशन, बिजनेस वगैरह। अब माइंड कितना ढीठ है ये जानने के लिए एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। आप लोगों में से बहुत लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा मे बी। अब ब्रेकअप के टाइम लोग क्या कहते हैं कि हट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ब्रेकअप हो गया है, वो क्या करे भाड़ में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन क्या उनको सही में परवाह नहीं रहती है? वो सोशल मीडिया में उनका फोटोज फिर भी देखते हैं, क्योंकि माइंड ऐसा चीज है कि इसको एक मॉन्क लेवल का इंसान ही कंट्रोल कर सकता है। और जब कोई इंसान 100 रुपए का टिकट खरीद के 10 करोड़ का लॉटरी जीत जाएगा, तो उसके ब्रेन में इतना डोपामिन निकलेगा कि वो किसी ड्रग के बराबर होगा। वो इतना हाई होगा, उस केमिकल का लेवल ब्रेन में इतना हाई होगा कि उसको लगेगा कि फिर तो मैं इस बार मैं जीता हूं तो फिर मैं जीत जाऊंगा, ऐसा। और इसको लॉजिक चाह के भी नहीं रोक सकता। लॉटरीज के बारे में एक और ऐसा फन फैक्ट है जो कि आप सुन के लिटरली यकीन नहीं कर पाओगे। पहला ये कि लॉटरी सबसे पहले विश्व में चाइना में आया था, और दूसरा ये जो अनबिलीवेबल है
कि एक इंसान ने $2 बिलियन, जो इतिहास का सबसे लार्जेस्ट लॉटरी विनिंग है, वो है $2 बिलियन, $2.04 बिलियन, यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए। 16,000 करोड़, इतना बहुत लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, बट ये एक्चुअल लॉटरी विनिंग है। कंपनी ने नेम रिवील किया एडविन कैस्ट्रो, लेकिन ये जो एनोनिमस व्यक्ति है एडविन कैस्ट्रो, इसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत बताओ लोगों को प्लीज़, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा तो फिर गलत नज़र भी आ जाएगा ना। और आप इसमें रिसर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 8,000 करोड़ रुपए यानी $1 बिलियन के ऊपर भी बहुत लोगों ने लॉटरी जीता है, एक नहीं बहुत लोगों ने। अमेरिका के सर्वे से ये पता चला है कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी एक इंसान रफली $230 खर्चा करता है लॉटरी टिकट्स पे एक साल में, जो कि होता है करीब 18,000 रुपए लॉटरी टिकट्स पे। अजीब इकोनॉमी है लॉटरी की। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।